गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बढ़िया होंगे। मुझे आप लोगों से एक शिकायत है। आप लोग ना वीडियो को पूरी तरीके से नहीं देखते हैं। जब तक आप वीडियो को पूरे एंड तक नहीं देखोगे तब तक चीज़ें समझ में नहीं आएगी। इससे बेहतर होगा चीज़ों को समझना है तो, या कुछ आपको जानकारी लेनी है तो वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा तभी आपको फ़ायदा होगा वीडियो देखने से। अन्यथा लाइक शेयर करने से कोई फ़ायदा नहीं है। एक बात अलग है कि हाँ मेरे लाइक व्यू बढ़ रहे हैं वगैरह, उससे मुझे मतलब नहीं। जब तक आप वीडियो को अंत तक नहीं देखोगे तब तक चीज़ें समझ में नहीं आएगी, चीज़ें क्लियर नहीं होगी। तो चलिए छोड़िए इन सब बातों को, अब हम लोग चर्चा करते हैं। पिछले क्लास में हमने करंट का चर्चा किया था ना, हाँ साइंस के साथ मिला के। तो आज हम स्पेसिफिक वीडियो लेके आएंगे, करंट का अलग से, साइंस का अलग से और पॉलिटी का अलग से। ठीक, ऐसे देखिए जनरली अगर हम लोग करंट न्यूज़पेपर को ही फॉलो करते हैं ना, उसमें सारे चीज़ कवर हो जाएंगे। पॉलिटी भी कवर हो जाएगी, साइंस भी कवर, साइंस करंट की चीज़ें कवर होगी साइंस में, ना कि बेसिक वाली जनरल जो साइंस नहीं, समझे। और उसके बाद आज पहले हम लोगों ने कल क्या देखा था? कल देखा था कॉर्वेट किसे कहते हैं, ठीक, स्लूप किसे कहते हैं, मतलब जंगी जहाज़ के बारे में देखा था। उसके बाद क्या देखा था? प्रोजेक्ट सूर्योदय देखा था, ठीक। और क्या देखा था? और क्या देखा था हमने? हमने देखा था ना डायरेक्ट टैक्स देखा था, उसमें कैसे कर को बदला गया। उसके बाद फिर एंटीगन हमने देखा था। क्या देखा था? एंटीगन देखा था। उसके बाद हाँ टोटल 7 से 8 टॉपिक पे डिस्कस किए थे ना। चलिए आज देखते हैं आज कौन कौन से टॉपिक पे हमें डिस्कशन करना है। तो पहले हम लोग वो टॉपिक लिख लेते हैं कौन कौन सा टॉपिक पे डिस्कस करना है, उसके बाद सब पे स्पेसिफिक करते जाएंगे बारी बारी से। तो चलिए आज देखते हैं न्यूज़पेपर में क्या क्या था। जानते हैं, आप सोच रहे होंगे कि सर न्यूज़पेपर में नीति निर्देशक तत्व से डायरेक्ट कोई तो टॉपिक नहीं था। भैया इसमें था ना, इलाहाबाद हाई कोर्ट जो वर्डिक्ट अभी सुना है ना उसके बारे में दिया था, तो उसी को मैंने क्या किया, राज्य के निर्देशक तत्व से जोड़ दिया, ठीक। उसके बाद फिर मैसूर दशहरा के बारे में था, उसको देख लेंगे। इनक्वाइस को देख लेंगे। इनक्वाइस क्या है? इंडियन इंफॉर्मेशन सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विलेंस, समुद्र में अर्ली वार्निंग के लिए जो दिया जाता है ना, उसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। उसके बाद एनएसपी देखेंगे। एनएसपी क्या है? नेशनल सर्विलेंस प्रोजेक्ट, मतलब राष्ट्रीय निगरानी परियोजना के बारे में देख लेंगे। फिर वैक्सीन के बारे में देख लेंगे, आज के डेट में क्या चल रहा है ये, ठीक। स्टेबल बर्निंग मतलब क्या है? स्टेबल बर्निंग मतलब अवशिष्ट जलावन, अवशिष्ट को जलाया जाता है खेत में, उसके बारे में जानकारी देखेंगे। फिर चिली, चिली का भी एक महाद्वीप, चिली कहाँ है, किस महाद्वीप में है, इसको बताइएगा किस महाद्वीप में है चिली, ठीक, इसके बारे में देखेंगे। उसके बाद फिर हाई कोर्ट, मैं तो बताऊंगा ही, इसके बारे में पूरा डिटेल्स में देखेंगे। फिर उसके बाद हाई कोर्ट के बारे में एक आया था, उसको देखेंगे क्या था न्यूज़ में। उसके बाद फिर है सॉलिसिटर जनरल, जब हाई कोर्ट के बारे में था तो सॉलिसिटर मतलब महान्यायवाद जो है, इनके बारे में कुछ बोले थे, तो उसको भी देख लेंगे। और ये भी देखेंगे हमारे अटॉर्नी जनरल कौन होते हैं और अभी वर्तमान में कौन है। फिर उसके बाद एक था हड़प्पा सभ्यता से था संबंधित न्यूज़पेपर में आर्टिकल, उसको देख लेंगे। फिर येलो डस्ट या जिसको हम एशियन डस्ट भी कहते हैं, क्या क्यों न्यूज़ में बनी रही, उसके कारण हम देख लेंगे। फिर रामसर संधि हाल में चर्चा में रहा, 2 जगह अभी हाल में दिया गया ना, भारत से 2 और रामसर संधि में जुटे हैं, उसको देखेंगे। फिर मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड को देख लेंगे, इसी का उपसंधि है एक मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड, इसको देखेंगे हम लोग। फिर आगे चलेंगे ग्रेविटी डैम, क्या होता है ग्रेविटी डैम और क्यों न्यूज़ में बना रहा, इसको हम देख लेंगे। फिर देखेंगे FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स क्या है, उसको देख लेंगे। ओपेक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कॉरपोरेशन क्या है, उसको हम देख लेंगे। अब सबको एक एक बारी से हम बारी बारीकी से चर्चा करते हुए निकलेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग करते हैं नीति निर्देशक तत्व, उसको देखेंगे। हेडिंग वाला ये नीति निर्देशक तत्व क्यों न्यूज़ में रहा। जानते हैं, एक ना कॉपी आप ना इस तरह का एक कॉपी बना लीजिएगा करंट के लिए, सिर्फ उसमें हाँ एक लाइन से डेट वाइज लिखिएगा। डेट वाइज इसलिए लिखिएगा क्योंकि आपको एग्जाम के 5 दिन 10 दिन पहले पढ़ने में सही रहेगा, समझे। डेट वाइज लिखते जाइएगा, अपने फ्रेंडों के साथ भी डिस्कशन कर सकते हैं। आइए तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व की कौन सी ऐसी बात न्यूज़ में रही है जिसके कारण से मैंने इस टॉपिक को उठाया। तो आइए देखते हैं राज्य के नीति निर्देशक क्यों चर्चा में रहा। नीति निर्देशक तत्व, इसको शॉर्ट में मैंने क्या लिख दिया, DPSP, ठीक। DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट प्रिंसिपल, समझे।
तो मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो क्या क्या रहा, तो क्यों चर्चा में रहे, देखिए हाल ही में क्या हुआ, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी सरकार को लतार लगाई कि मतलब उनको फटकार लगाई कि यहाँ जो उपयोगी मवेशी है उसको मारा जाया जा रहा है या पोचिंग किया जा रहा है, मतलब शिकार किया जा रहा, उस पर पाबंदी लगाया जाए। तो उसी को लेकर के ये न्यूज़ चर्चा में रही। तो ये देखते हैं डीपीएसपी को बारे में। इसे भारतीय संविधान में आयरलैंड के संविधान से लिया गया। कहाँ से लिया गया? आयरलैंड के संविधान से लिया गया। ठीक, हमारे संविधान के भाग 4 के अंतर्गत इसका उल्लेख किया गया। हमारे संविधान के भाग 4 के अंतर्गत डीपीएसपी का वर्णन किया गया, उल्लेख किया गया। ठीक, डीपीएसपी का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 36 से लेकर कितना तक? अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक में किया गया। अगला पॉइंट, हाल ही में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने यूपी में उपयोगी मवेशियों को मारने पर पाबंदी लगाई है। कौन लगाई है? इलाहाबाद हाईकोर्ट ने। ठीक, तो देखिए अब न्यूज़ में इसलिए रहा क्योंकि यह अनुच्छेद 48 में क्या कहता है? अनुच्छेद 48 में कहा गया जो भी हमारे दुधारू मवेशी है या कृषि योग मवेशी है उसका संरक्षण किया जाए, उसका शिकार नहीं किया जाए। ठीक, इसीलिए ये पूरा टॉपिक रहा न्यूज़ में, इसीलिए इसको हेड हॉट न्यूज़ बनाए हैं। ठीक, और दूसरी बात, हाँ आप हमें बताइए कमेंट सेक्शन में अनुच्छेद आर्टिकल 48A और 48B क्या कहता है, इसका हमें बताइएगा कमेंट सेक्शन में, कमेंट करना है इस पर। ठीक, फिर आगे हम लोग अब देखेंगे, क्या देखेंगे? मैसूर दशहरा। ठीक, नोट कीजिए इसको। ये मैसूर दशहरा न्यूज़ में था ना अभी हाल में, दशहरा को लेकर के। देखिए यह कितने दिनों का त्यौहार है? 10 दिनों का त्यौहार है। ठीक, जिसमें 9 दिन नवरात्रि का, जिसमें 9 दिन नवरात्रि का होता है, 9 दिन नवरात्रि का होता है, और एक 10वां दिन विजयदशमी का। ठीक, विजयदशमी का। ठीक, जिसमें लोग पूजा पाठ करते हैं। फिर अगला देखते हैं, इसी का अगला पॉइंट है, इस त्यौहार में हाथी की प्रतियोगिता होती है। हाथी जम्बू भी कहा जाता है, हाथी को कंफ्यूज मत होइएगा अगर कहीं जम्बू दे दिया तो। ठीक, हाथी की प्रतियोगिता होती है अर्थात जम्बू की प्रतियोगिता होती है। क्या इन हाथियों ने 270 मीटर की दूरी 30 मिनट के अंदर तय की। आप तो जानते ही होंगे हाथी कितना मस्त चाल में धीरे धीरे चलते रहता है। ठीक, इसीलिए कहा जाता है हाथी के तरह चल रहे हो यार, कोई अगर धीमे चलता तो क्या कहते हैं? हाथी की तरह चल रहे हो यार, तेज़ी से चलना। ठीक, तो ठीक, अगला पॉइंट देखते हैं, मैसूर शहर का नाम महिषासुर के नाम पर रखा गया। ठीक, हाँ क्यों? कारण है ना कि इसी स्थान पर देवी या माता दुर्गा ने महिषासुर का वध किया। इसको नोट कीजिए। अगला देखेंगे हम लोग इनक्वाइस इंफॉर्मेशन, इंडियन नेशनल फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विस, इनक्वाइस को देख लेंगे। ये नोट कीजिए इसको। हाँ, इनक्वाइस इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन, हाँ यार, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विस, हिंदी में कहने का मतलब भारतीय राष्ट्रीय समुद्री सूचना सेवा केंद्र। भारतीय राष्ट्रीय समुद्री सूचना सेवा केंद्र, यह एक इसमें लिखिए, एक पॉइंट पहला पॉइंट लिखिए, यह एक सुनामी को लेकर अर्ली वार्निंग सिस्टम है। अगला पॉइंट लिखिए, इसका गठन 1999 में हैदराबाद में हुआ। हाँ, इसकी स्थापना से लेकर 2004 की तुलना में अब समुद्री क्षेत्र या तटीय क्षेत्र में कम क्षतिग्रस्त होती है।
या तटीय क्षेत्र से लेकर तेल अन्वेषण उद्योग तक को भी सूचना उपलब्ध कराता है। देखते होंगे ना, समुद्र में शिप वगैरह सब घूमते रहता है ना, तो वो क्या करते हैं, तेल जो ढूंढते रहते हैं समुद्र में, कहाँ पे तेल है नहीं मिलेगा। रिसर्चर वाला जो होता है बस उसको भी सूचना देती है कि भाई सुनामी आ रहा है, कि आप अपना जहाज को, शिप को रोक दो, ठीक, आगे मत जाओ, इसके चपेट में आओगे तो ले दे के सब चल जाएगा, जितना है सबको बसिया ले जाएगा, ठीक, मतलब डुबो ले जाएगा, बहा के लेके चल जाएगा। हाँ, यह कोई किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? यह पृथ्वी मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है, या मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंतर्गत कार्य करता है, या मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंतर्गत कार्य करता है। नोट कीजिए इसको। फिर अगला हम लोग क्या देखेंगे, एनएसपी देख लेंगे और वैक्सीन को देखेंगे। वैक्सीन नोट वैक्सीन नोट कीजिए इसको। फिर हम लोग देखते हैं अगला क्या देखेंगे, एनएसपी को देख लेंगे, नेशनल सर्विलेंस प्रोजेक्ट को देख लेंगे, उसके बाद फिर वैक्सीन को देखेंगे। आइए देखते हैं एनएसपी, नेशनल सर्विलेंस प्रोजेक्ट, राष्ट्रीय निगरानी। सर्विलेंस का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का सर्विलेंस करते हैं ना, उसको हम देख रहे होते हैं ना, उसको कहा जाता है सर्विलेंस, ठीक। तो नेशनल राष्ट्रीय निगरानी परियोजना, प्रोजेक्ट का मतलब परियोजना। क्लियर, इट्स क्लियर। देखिए इसमें क्या था, ये जो था ना एनएसपी शब्द सबसे पहले इबोला को लेकर आया था, ठीक। इबोला जब महामारी फैली थी ना 2009 के पास, तो उसी समय ये शब्द निकल कर आया था एनएसपी, ठीक। अब क्या किया, उसके बाद भारत सरकार ने क्या किया, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और भारत सरकार ने पोलियो के उन्मूलन के लिए सहयोग प्रदान किया था, ठीक। उसके बाद तो अब ये इसमें क्या हुआ था, पोलियो उन्मूलन के बाद जब भारत में पूर्ण रूप से, अंतिम केस कब मिला था पोलियो का भारत में, 2011 में। कहाँ पे, कलकत्ता में। 2011 में मिला था अंतिम में, कोलकाता में। तो उस लड़की का नाम बताइएगा, जिस लड़की को लास्ट पोलियो हुआ था, तो उस लड़की का नाम बताइएगा। मैं यहाँ तक बता दिया, पश्चिम बंगाल में मिली थी 2011 में, ठीक। उसी को देखिए, पोलियो उन्मूलन के बाद एनएसपी का नाम बदल कर क्या कर दिया गया, सार्वजनिक स्वास्थ्य परियोजना। क्या कर दिया गया, सार्वजनिक स्वास्थ्य परियोजना। तो ये न्यूज़ में आज अभी क्यों, कल की न्यूज़ में क्यों बना हुआ था, मतलब आज की न्यूज़ में क्यों बना हुआ था, इसलिए बना हुआ था ना, हाल ही में यूपी के 25 जिलों में, यूपी के हमारे जोगी बाबा के जिला स्टेट में, हाल ही में यूपी के 25 जिलों में कर्मचारियों ने पोलियो की जांच की थी, डोर टू डोर जाके कैंपेनिंग, समझे। इस एनएसपी के कर्मचारी ही थे, तो वहाँ से जाके उनको कोई केस नहीं मिला, इसलिए तो भारत पूर्ण है। अच्छी एक चीज़ हमें ये बताइए, कोई भी बीमारी कितने सालों के अंतर्गत, मतलब कितने साल के अंदर अगर वो बीमारी नहीं मिली तो वो पूर्ण रूप से समाप्त पाया जाता। उनका एक भी केस नहीं मिला तो पूर्ण रूप से समाप्त माना जाता। कमेंट करके बताइएगा हमें, ठीक। उसके बाद अब हम लोग वैक्सीन देखते हैं, वैक्सीन। आइए वैक्सीन के बारे में देखते हैं। वैक्सीन इसका हिंदी में क्या होता है, दवा। इसको क्या कहते हैं, दवा, ठीक। तो देखिए यह कई तकनीकों से बना होता है, ठीक। इसमें बहुत सारे टेक्निक लगते हैं बनाने में, ऐसा नहीं कि सिंपल में कुछ भी डाल के बना दिए। इसमें बहुत सारे हाइड्रोजन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, बहुत सारा मिक्सअप किया जाता है, केमिकल बॉन्ड्स, तब जाके एक वैक्सीन तैयार होता है। ऐसे नहीं है कि चलो भाई कार्बन डाइऑक्साइड अभी क्या कहते हैं, डिप्थीरिया उठा के एक डाल दिए और लोगों को लगा दिए सुई, हो गया, नहीं, ऐसा थोड़ा ना होता है, ठीक। यह कई तकनीकों से बना होता है। हाल ही में कोरोना महामारी कोविड-19, यही नाम दिया गया ना, एग्जाम में पूछ सकता है कोरोना महामारी का क्या नाम है, इसलिए कोविड-19 इस शब्द को याद कर लीजिए, को लेकर वैक्सीन न्यूज़ में काफ़ी बना रहा, ठीक। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा जो दवा बनाई जा रही है, उन्होंने बताया क्या, कि हमारी जो दवा बन रही है ना, ये जो है बच्चों और बुजुर्गों पर बहुत कम रूप से प्रभावित हो रहा, मतलब उनको ठीक कर ही नहीं पा रहे। मतलब 70 बुजुर्ग हैं, तो उसमें से मात्र 20 या 25 बुजुर्गों की स्वास्थ्य सही हो रही, बाकी बात उनसे वो संभल नहीं रहा, ठीक। अगला देखते हैं फिर क्या, भारत द्वारा बनाए जा रहे कोवैक्सीन का निर्माण किसके द्वारा किया जा रहा है, भारत बायोटेक और ICMR, कहने का मतलब इंडियन
काउंसिल मेडिकल रिसर्च सेंटर, समझे। हाँ, तो इसको इसको ये चीज़ देख लीजिए, भारत बायोटेक और ICMR के किसके द्वारा बनाया जा रहा है, तो भारत बायोटेक और ICMR के द्वारा। हमें ये बताइएगा, भारत बायोटेक का गठन औपनिवेशिक काल में हुआ था क्या, कमेंट करके बताइएगा। अच्छा, एक पॉइंट और इसमें लिख लीजिए, सभी वैक्सीन, नोट करके लिख लीजिए, सभी प्रकार के वैक्सीन लिख ही देते हैं ना, सभी प्रकार के वैक्सीन को शरीर में इंजेक्ट मतलब सुई नहीं, इंजेक्ट नहीं किया जाता। हाँ, मतलब जितना भी वैक्सीन है, जरूरी नहीं है कि सबको सुई के माध्यम से, सुई देकर ही टीकाकरण ही किया जाएगा, ऐसा ज़रूरत नहीं। दवा से भी ठीक हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बस हम सुई चला दिए हो गया। जैसे पोलियो वाला देख लीजिए, उसका टीका भी लगता है और बूंद से भी पिलाया जाता, ठीक, 2 बूंद दवा, पोलियो हवा। तो फिर अगला अगला हम लोग देखते हैं अस्टेबल बर्निंग, मतलब अपशिष्ट दान। आइए देखते हैं स्टेबल बर्निंग मतलब कौन कौन देखें, बर्निंग ट्रेन, द बर्निंग ट्रेन, कौन कौन सा मूवी देखें ये मूवी। हाँ, बस जलना होता है ना, वही दहन, इसको जलना बोलिए या दान बोलिए, ठीक। देखिए भारत में क्यों ऐसा, आपको क्या लगता है कि भारत के लोग क्यों मतलब खेतों में जला देते हैं अपशिष्ट को। देखिए सबसे बड़ी बात, अपने यहाँ क्या है, जलाते हैं लोग इसलिए कि अपने पास तकनीकी का अभाव है, ठीक। तकनीकी जो भी है उसकी लागत अधिक है, ठीक। अगला पॉइंट, तकनीक और लागत अधिक है, उसके साथ नॉलेज भी तो नहीं है कि उस मशीन को हम चलाएंगे कैसे। मशीन का नॉलेज भी तो होना चाहिए ना चलाने का, वो भी नहीं है, ठीक। अगला फिर अपशिष्ट में उच्च सिलिका पाया, जैसे आप देख लीजिए, वो जो खेत में जो नीचे जड़ होता है ना, जड़ में अधिक सिलिका पाया जाता है, वो क्या करते हैं, मिट्टी की उर्वरता शक्ति को घटा देता, पानी का ऑब्जर्वेशन बढ़िया से नहीं हो पाता है, और ना ही उसका क्या खाद पानी नीचे अंदर जा सकती है सही से, उसके जड़ों को नहीं पोर्स को नहीं मिल पाती है। इसके कारण से लोग किसान क्या करते हैं, उसको जला देते हैं अपशिष्ट को। जैसे आप देख लीजिए उदाहरण में सबसे बढ़िया क्या होता है, हम लोग जब पुआल की कटाई करवा लेते हैं, मतलब धान काट लेते हैं, धान की कटाई हो जाती है, तो जो बच जाता है पुआल, हाँ हाँ, बस उसी को क्या करते हैं, खेत में आग लगा देते हैं, जला देते हैं। इससे क्या होता है कि जानते हैं नुकसान होता है, फिर उससे और क्या होता है, जो जैविक कीड़े होते हैं ना वो मर जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि भाई उस खेतों में और उतना ही नहीं, हमारा वायुमंडल भी दुष्प्रभावित होता है, पर्यावरणीय दशा बिगड़ती है, ठीक है। इसको नोट कीजिए। हाँ, आपसे क्वेश्चन पूछ देगा ना कि भाई इनमें से कौन सा कारण है कि भारत के खेतों में किसानों द्वारा आग लगाई जाती है, कौन सा कारण थी, ये सब कारण है। इसमें कभी पूछ देगा इनमें से कौन सा कारण नहीं है जिसके कारण होता, कुछ और दे देगा ऑप्शन में, ठीक। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे चिली के बारे में, इसको नोट कीजिए। आइए आज जानते हैं ये क्यों न्यूज़ में बना रहा। हाल ही में यहाँ पे मीटिंग हुआ था, इसी को लेकर के ये चर्चा में बनी रही। और कुछ दिन जनवरी के आसपास, जनवरी फरवरी के आसपास एक भारतीय लड़की थी जो वहाँ की जो माउंट है ना, अकांकागुआ, उस पर चढ़ाई की थी, पर्वतारोहण किया था, मतलब उस पर चढ़ाई की थी, ठीक। आइए जानते हैं चिली के बारे में। पहले देखिए चिली जो है कहाँ स्थित है, तो चिली दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के एक तटीय देश है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में कौन से महाद्वीप में चिली है, दक्षिण अमेरिका, लैटिन अमेरिका भी इसको कहा जाता है, कंफ्यूज मत होइएगा कहीं अगर लैटिन अमेरिका दे दिया तो, ठीक। का एक तटीय देश है। इसके उत्तर में पेरू, देखिए ये जो है ना पट्टी, जो मैंने इसको कलर कर रखा, डार्क कर रखा, ये जो है ना, ये पूरा चिली है, ठीक। ये वाला क्षेत्र चिली है। इसके उत्तर में पेरू देखिए ये रहा पेरू, ठीक। इसके उत्तर में पेरू और पूर्वोत्तर में क्या है, बोलीविया। पेरू की राजधानी लीमा। इसके पूर्वोत्तर में कौन सा है, बोलीविया की राजधानी ला पाज। क्या है, बोलीविया की राजधानी ला पाज। ये दोनों इसका पूछ चुका है बीपीएससी में। इसके पूर्वोत्तर में ला पाज। अब इसको देखिए पूरब में, इसके पूरब में अर्जेंटीना है, इसकी राजधानी अर्जेंटीना कहाँ, ब्यूनस आयर्स, ठीक, ब्यूनस आयर्स।
हाँ, इसके देखिए फिर इसके दक्षिण पूरब में ये जो है ना दक्षिण पूरब, इसके दक्षिण पूरब तक फैला हुआ है अर्जेंटीना, ठीक। हाँ, अब अगला पॉइंट देखते हैं, ये जो है ना डार्क पैसेज अंटार्कटिका अंटार्कटिका, ठीक। ये डार्क पैसेज इसे अंटार्कटिका महाद्वीप से अलग करती है। डार्क पैसेज बीच में पड़ता है, इसके ऊपर हो गया कौन सा अपना लैटिन अमेरिका मतलब दक्षिण अमेरिका, और नीचे हो गया अंटार्कटिका महाद्वीप, ठीक। और उसके बाद कह रहा है ना चिली की राजधानी कहाँ है, सेंटियागो। इसकी राजधानी कहाँ है, सेंटियागो, ठीक। चिली एंडीज पर्वत श्रृंखला पर, ये यहाँ से लेकर एंडीज पर्वत यहाँ से लेकर यहाँ तक फैला हुआ है, समझे। ये तो चिली है सब, इसीलिए हम उसको हाईलाइट कर रखे हैं। इसको डॉट डॉट में बना देंगे ना तो ये एंडीज पर्वत हो जाएगा, ठीक। एंडीज पर्वत यहाँ से लेकर यहाँ तक फैला हुआ एंडीज पर्वत श्रृंखला पर है, जो कि विश्व का सबसे लंबा पर्वत श्रृंखला। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए विश्व का सबसे लंबा पर्वत श्रृंखला कौन सा है तो एंडीज, ठीक। अगला देखिए, एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट अकांकागुआ है। कौन सा है, माउंट अकांकागुआ। ये जो है ना सुसुप्त ज्वालामुखी है, माउंट अकांकागुआ, ठीक। और देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, क्या है, एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, माउंट अकांकागुआ। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि चिली की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, भैया चिली ही किस पे है, चिली जो हमारी कंट्री किस पे, एंडीज पर्वत पे। वो जब एंडीज का सबसे ऊंचा चोटी माउंट अकांकागुआ है, तो यहाँ देखिए ये जो वाला क्षेत्र है ना, यहाँ माउंट अकांकागुआ है, ठीक। तो किस देश में है, चिली का सबसे ऊंचा चोटी माउंट अकांकागुआ, ठीक। उसके बाद दूसरा का कमेंट करके हमें बताइएगा, ठीक। हम तो बता ही देंगे। यहाँ देखिए, यहाँ जो कौन हवा चलती है, पूर्वा पवने चलती है, इधर से दक्षिणी गोलार्ध है ना तो वामार दिशा में चलती है। उसको हम जब पढ़ेंगे ना वायुमंडल, उसके बाद उसको क्लियर करेंगे, ठीक। कौन सा यहाँ चलती है, पूर्वा पवने चलती है। चिली के पश्चिमी तटीय भाग में अताकामा मरुस्थल है। यहाँ जो देख रहे हैं ना आप, ये वाला एरिया, ये वाला दूसरा पेन नहीं है, दूसरा कलर करते हैं, ये वाला एरिया में अटाकामा मरुस्थल है, ठीक। यहाँ पर हम्बोल्ट धारा, ये जो है ना, ये जो धारा है करेंट जल धारा जिसको कहते हैं, वो ठंडी जल धारा चलती है, ठीक। वो ठंडी हम्बोल्ट जल धारा चलती है, या उसे पेरू धारा भी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, पेरू धारा भी कहते हैं। यह जल धारा जो कैसी है, ठंडी है। चिली हो गया। अब हम लोग देखते हैं हाई कोर्ट देख लेते हैं, उसके बाद फिर हाई कोर्ट में ही दो सब टॉपिक है, इसको नोट कीजिए एकदम। इसमें समझने में ज़रा सा भी कन्फ्यूजन है। यहाँ देखिए वेनेजुएला है, यहाँ पे कोलंबिया है, और यहाँ पे इक्वाडोर है, ये पेरू हो गया, अर्जेंटीना, और भी वेरियस कंट्री है, यहाँ पर आगवे उरुग्वे ये सब भी है, ठीक। अथवा पूछेगा, अगर पूछेगा एग्जाम में चिली के साथ कौन कौन सा देश सीमा साझा करती है, तो देख लिए कौन सा है, उत्तर में आपका पेरू कर रही है, पूर्वोत्तर में कौन कर रही है, बोलिविया कर रही है, पूरब में अर्जेंटीना। मात्र 3 ही कंट्री चिली के साथ देश सीमा साझा करती है। फिर आगे और किसी कंट्री का जानना है तो फिर नक्शा में देख लीजिएगा, मैप में। इसीलिए बोले थे पॉलिटिकल और फिजिकल दोनों लगाइएगा, यहाँ से क्लियर हो जाएगा। आइए तो देखते हैं कि न्यूज़ में क्यों बना था हाई कोर्ट। हमारे अटर्नी जनरल जो है ना, हमारे अटर्नी जनरल कौन है अभी, के वेणुगोपाल है। उन्होंने कहा कि देश में जितने भी हाई कोर्ट हैं वो अपना कार्रवाई ऑनलाइन करे, इसी को लेकर के ये न्यूज़ में बना रहा। तो आइए पहले हम देख लेते हैं हाई कोर्ट के बारे में, उसके बाद फिर अटर्नी जनरल के बारे में भी जान लेंगे। देखिए, हाई कोर्ट मतलब उच्च न्यायालय। भारत में हाई कोर्ट की स्थापना पहला हाई कोर्ट 1862 में 1862 कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में बना था, ठीक। देश का चौथा हाई कोर्ट 1866 में इलाहाबाद बना। चौथा कौन सा, इलाहाबाद। कब, 1866 में। ध्यान रखिएगा इस बातों को। 1950 के बाद से प्रांतों का हाई कोर्ट संबंधित राज्य का हाई कोर्ट बन गया। कहने का मतलब 1950 जब देश आज़ादी हुई तो उसके बाद से हमारे प्रांत, उस समय प्रिंसी स्टेट हुआ करता था ना, तो मतलब उस समय जो प्रांत ही बोला जाता, प्रांत के जो उच्च न्यायालय थे वो उस राज्य के उच्च न्यायालय बन गए थे, ठीक। उस राज्य के उच्च न्यायालय बन गए। अगला पॉइंट देखते हैं, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता।
राष्ट्रपति द्वारा किसके द्वारा नियुक्ति किया जाता है? हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति या न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? तो हमारे राष्ट्रपति के द्वारा। परंतु किसके? भारत के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श से संबंधित। जैसे मान लीजिए अभी बिहार का बिहार राज्य के किसी भी न्यायाधीश को अगर मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाएगा तो सबसे पहले वो भारत के मुख्य न्यायाधीश से पूछेंगे भैया किसको बनाएं, कौन पूछेंगे? राष्ट्रपति। उसके बाद फिर वहाँ के जो राज्यपाल हैं उनसे पूछेंगे भैया बताइए तो किसको बनाया जाए यहाँ का मुख्य न्यायाधीश। ठीक, किन दोनों से? भारत के राज्यपाल से, संबंधित राज्य के राज्यपाल से और भारत के मुख्य न्यायाधीश से। ठीक ना। तो फिर देखिए आगे पॉइंट का आता है ना, संविधान में न्यायाधीश की न्यूनतम आयु का उल्लेख नहीं किया गया। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। क्या है? संविधान में न्यायाधीश की न्यूनतम आयु का उल्लेख नहीं किया। ये नहीं बताया गया कि भैया 17 साल में आप मुख्य न्यायाधीश बनिएगा कि 18 साल में या 62 साल में कि 30 साल में। इसका गारंटी नहीं दिया गया। आप कभी भी बन सकते हैं, आप लॉ पढ़ लीजिए बन जाइएगा, लेकिन उसके लिए कॉलेजियम व्यवस्था है ना। हाँ, वही बात है। फिर अगला देखते हैं, अनुच्छेद 214 राज्यों के लिए उच्च न्यायालय का उपबंध करता है। क्या करता है? अनुच्छेद 214 में कहा गया राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होना चाहिए। किसमें कहा गया? अनुच्छेद 214 में। फिर 15 को हम लोग कर दिए, जिसका जरूरत है उसी को। 15 में से उल्लेख किया गया कि अभिलेख के बारे में। ठीक ना, मैं उतना नहीं, जो जरूरत है उसी को बताऊंगा। ठीक, अनुच्छेद 216 में, उसका 15 को हम लोग कर दिए। ठीक, 16 को देखते हैं। अनुच्छेद 216 में उच्च न्यायालय का गठन करता है। अनुच्छेद 216 क्या करता है? उच्च न्यायालय का गठन करता है। अनुच्छेद 214 क्या करता है? अनुच्छेद 214 कहता है राज्य के लिए उच्च न्यायालय होना चाहिए, राज्य के लिए उच्च न्यायालय होना चाहिए। और 216 करता है गठन करता है कि भैया यहाँ बिहार में या उत्तर प्रदेश में या फिर तमिलनाडु में या फिर अभी जैसे अमरावती में एक उच्च न्यायालय बना दिए। गठन करता कौन? अनुच्छेद 216। ठीक, अब कह रहा अगला अनुच्छेद 217 में न्यायाधीश पद की नियुक्ति का उल्लेख। अनुच्छेद 217 है, उसमें कौन न्यायाधीश बनेगा, क्या क्या उनका सेवा होना चाहिए, उसका वर्णन किया गया। किसमें? अनुच्छेद 217 में। किसको नियुक्त किया जाएगा न्यायाधीश। अब उसके बाद हाँ, अनुच्छेद 216 में अनुच्छेद 219 के तहत न्यायाधीश जो बनते हैं ना वो शपथ ग्रहण करते हैं। किसके अंतर्गत? अनुच्छेद 219 के अंतर्गत। जो ज़रूरत है उसी को मैं बताऊंगा, फालतू एनालिसिस नहीं करेंगे। हाँ, अगर अनुच्छेद के बारे में होगा तो एक वीडियो लेकर आएंगे, पूरा वो लंबा वीडियो होगा पर पूरा उसी के बारे में रहेगा, अनुच्छेद के आर्टिकल के बारे में ही। वर्तमान समय में 25 उच्च न्यायालय, हमारे देश में कितना उच्च न्यायालय है? 25 उच्च न्यायालय है। ठीक, और 25वां अमरावती उच्च न्यायालय। बताइए किस स्टेट का अमरावती उच्च न्यायालय है? बताइएगा, आप कमेंट कीजिएगा। देश का पहला हाई कोर्ट गुजरात बना जिसने लाइव कार्रवाई की। यही तो न्यूज़ था, इसी के वजह से तो इतना हम तामझाम देखे हैं। देखिए मैं पहले ही बताया था ना, न्यूज़ में जो पढ़ूंगा अगर बेस से उठाना पड़ेगा ना मैं बेस से उठाऊंगा। देखिए अभी जो थे ना हमारे अटॉर्नी जनरल कौन होते हैं? सॉलिसिटर जनरल, हमारे महाधिवक्ता वो कौन होते हैं? भारत सरकार का वकील होता है। कहाँ के लिए? तो सुप्रीम कोर्ट के लिए। ठीक, उसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेंगे। तो उन्होंने कहा ना, हाँ न्यूज़ ये थे कि अटॉर्नी जनरल ने सभी हाई कोर्ट को आदेश दिया कि अपने यहाँ लाइव कार्रवाई कीजिए, मतलब ऑनलाइन काम करवाइए, ताकि सबको पता चला कि उच्च न्यायालय में क्या चल रहा है, कैसे काम हो रहा। ठीक, इसके कमियों के बारे में बताइएगा, अगर ऐसा काम होगा तो क्या होगा। ठीक ना, तो उसको जानते हैं। आइए फिर हम देखते हैं अटॉर्नी जनरल के बारे में, इसको नोट कर लीजिए। हाँ, तो देश का पहला लाइव कार्यक्रम करने वाला हाई कोर्ट कौन सा बना? तो गुजरात हाई कोर्ट। कमेंट में हमें एक चीज़ और बताइएगा, संयुक्त रूप से हाई कोर्ट कौन कौन सा है। ठीक है ना, इसको नोट कीजिए। फिर अभी अटॉर्नी जनरल हम देख लेते हैं। आइए देखते हैं अगला करें। अटॉर्नी जनरल था ना हाई कोर्ट को लेकर के, जनरल में अटॉर्नी जनरल इसको क्या कहते हैं जानते हैं? महान्यायवाद भी कहते हैं। ठीक ना, इससे भारत सरकार का सुप्रीम कोर्ट
या वकील भी कहते हैं। भारत सरकार का सुप्रीम कोर्ट में महाधिवक्ता या वकील कहा जाता। मतलब जैसे लिख लीजिए, जैसे आप